मेरे पास अगर 100 रुपए तो मैं शायद 70-80 रुपए अभी डाल दूंगा, कीपिंग इन माइंड कि अनसर्टनिटी अभी भी बनी हुई है, वॉर तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज आता रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वॉर फ्रंट पे हमें सेटलमेंट नहीं दिखाई देता है तो शायद थोड़ी देर न्यूज के कारण और अनसर्टनिटी के कारण बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। स्मॉल कैप का ब्यूटी ये है कि इतना लंबा टेल है, 2000 करोड़ तक का मार्केट कैप जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एंड देयर आर अबाउट 850 कंपनीज। तो कितनी कंपनीज ऐसी हैं विच आर डूइंग वेल, शायद आप और मैं उसके कंज्यूमर भी होंगे, पर हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि से वो निफ्टी 500 में नहीं है, NSE 500 में नहीं है, या निफ्टी स्मॉल कैप 250 में नहीं है, तो उन कंपनीज को हमने स्टडी नहीं किया। देखिए, अगर नॉर्मल जीडीपी अगर 11-12% पे ग्रो कर रही है, तो मुझे लगता है स्मॉल कैप्स की कैपेबिलिटी होती है 14-15% पे ग्रो करना, और अगर वो कंपनीज उस दर पे ग्रो कर रही हैं तो उतना रिटर्न भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं नंबर नहीं बोल सकता हूँ, बट जैसे मैंने बोला ना कि सबको ये याद रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न इज इक्वल टू अर्निंग ग्रोथ इज इक्वल टू जीडीपी ग्रोथ। स्मॉल कैप कंपनी थोड़ा जीडीपी को ज्यादा आउट परफॉर्म करती है, क्योंकि छोटी कंपनी होते हैं फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है। आज जब दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, वॉर्स हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, तो आई एम श्योर हम सबको ये स्ट्रेस होता ही है कि आज के टाइम में हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना चाहिए, हमारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सबके बारे में बात करते हैं। और आज के हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर वैभव चुग, who is the CEO of Abacus Mutual Fund. मिस्टर वैभव के पास फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 25 साल से भी ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस है। मिस्टर वैभव ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली है और IMT गाजियाबाद से PGDM भी किया है। इसके अलावा उन्होंने IIM बैंगलोर से LDP फाइनेंस फॉर एग्जीक्यूटिव्स भी किया है। Abacus ज्वाइन करने से पहले वैभव वाइटो कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में हेड ऑफ सेल्स के रोल में थे, जहां वो पूरे इंडिया में रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स मैनेज कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के साथ 14 साल तक काम किया, जहां नॉर्थ, साउथ और वेस्ट इंडिया में अलग अलग रोल्स निभाए। इन्हें रिटेल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है और ये ICICI प्रूडेंशियल AMC, IDBI प्रिंसिपल AMC और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जो पहले कोथारी पायनियर म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। एंड हमें इतने सारे लोगों ने बोला कि वी वांट टू नो अबाउट मिड एंड स्मॉल कैप्स, क्योंकि ऑफ कोर्स इस करंट सिनेरियो को देखते हुए आई थिंक हम सब थोड़े स्ट्रेस में हैं अबाउट मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो आज हमारे साथ हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मिस्टर वैभव चुग, हु इज़ द CEO ऑफ Abacus म्यूचुअल फंड। वैभव, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे एंड फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो मोस्ट वेलकम। एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको इंटरव्यू करने के लिए एंड आपका पर्सपेक्टिव जानने के लिए। तो ऑफ कोर्स हम बहुत सारे सवाल आपसे अराउंड मिड एंड स्मॉल कैप्स के बारे में पूछेंगे, लेकिन आई थिंक बिफोर वी गेट टू दैट मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा डिस्कशन करें अराउंड व्हाट्स हैपनिंग। एंड हम सब जानते हैं कि ईरान एंड US एंड इजराइल आर not creating a very good scene on in Western Asia, and जिसकी वजह से हमारे equity market पे भी impact हो रहा है of course. So please tell us कि इस सिनेरियो को देखते हुए अभी हमें क्या करना चाहिए in terms of equities? Is it wait and watch, या फिर हमें कुछ अपने पोर्टफोलियो के साथ करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए? Like what is your perspective on this? श्योर नम्रता, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी दिया। देखिए, जो अभी हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा बहुत बारी हो चुका है पहले, विच मीन्स कि ये जो वॉलिटिलिटी हम लोग देख रहे हैं, जो अनसर्टनिटी है वॉर्स वाली, वो पहले भी बहुत बारी हुआ है। रूप बदल बदल के आया, या डिफरेंट कंट्रीज का हुआ। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन हुआ, फिर हमास और इधर इजराइल का हुआ, Israel Hamas, yeah. है ना। फिर कभी कभी हमने सुना थाईलैंड और कंबोडिया का हुआ। हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हुए, और ऐसा नहीं कि ये अभी रिसेंट पास्ट में है, ऐसा बहुत बारी पहले भी हुआ है। देखिए, अगर आप डेटा को पढ़ें या आप हिस्ट्री को समझें और हिस्ट्री से अगर आप सीखें, तो हिस्ट्री तो यही बताता है कि हर बार, एवरी सिंगल टाइम, जब भी वॉर हुआ है या अनसर्टेनिटी हुआ है, फ्यूचर में जाके वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी ही नजर आती है। जब वॉर चल रहा होता है, जब अनसर्टेनिटी होता है, तब ऐसा लगता है कि त्राहिमाम है, क्या होगा, स्टॉक्स गिर जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा खराब हो जाएगा।
3 महीना, 6 हम्म। महीना, 1 साल के बाद ऐसा लगता है यार काश मैंने पैसा डाल दिया होता। वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी था। तो हमें लगता है कि इस बारी भी ऐसा ही होगा। अभी अभी ज़रूर अनसर्टेनिटी लग रहा है, बट 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ये ऐसा लगेगा कि यार काश अ, मार्च 2026 में पैसा डाल दिया होता। तो बियॉन्ड इसके बियॉन्ड भी और चीजें देखने वाली हैं कि नम्रता, देखिए जब बाजार गिरना शुरू हुआ था, अभी थोड़ी देर वॉर को भूल जाते हैं। जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था सितंबर 24 में, तब क्या क्या इश्यूज थे, किस कारण से हम लोग तब हमारा फॉल आया मार्केट में। आपको जान के हैरानी होगी कि जो भी रीजन था ना तब, जो हेडविंड था, वो आज सब टेलविंड बन गया। टेलविंड मतलब आज वही रीजन बन गया कि क्यों पैसा डालना चाहिए। जैसे सितंबर 24 में ऐसा बोला जाता था कि इंडिया की मार्केट टॉप परफॉर्मिंग मार्केट है और अर्निंग्स दिख नहीं रही थी, 2% 3% की अर्निंग्स दिख रही थी। अगर आपको याद हो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स हमारे ऊपर थे, लिक्विडिटी बहुत टाइट थी, गवर्नमेंट का केपेक्स नहीं हो रहा था, प्राइवेट केपेक्स नहीं हो रहा था। ये ऐसा बोला जा रहा था कि चाइना का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 7 पे आ गया है, तो इंडिया से पैसा निकालो चाइना में डाल दो। अ, तो ये सब जो रीजंस थे तब के, इनफैक्ट टैरिफ वाला तब मर्मर्स भी शुरू हो गए थे क्योंकि नया गवर्नमेंट आया था यूएस में भी। आज अगर आप वही सभी रीजंस को हम्म। स्टडी करें, आज वो सब पीछे रह चुके हैं। इंटरेस्ट रेट हमारा 1.25% से इंटरेस्ट रेट हमारी इकोनॉमी में डाउन आ चुका है। जो लिक्विडिटी है बाजार में वो काफी, बैंकिंग सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। अ, जो हम लोग टॉप परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट थे नम्रता, आज हम वर्स्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट हैं, जबकि हमारे अर्निंग अच्छे दिख रहे हैं। ये साल का भी अर्निंग 8-10% का नजर आ रहा है, अगले 2 साल का 14% 15% के करीब, और स्मॉल और मिड कैप में तो और ज्यादा जो अर्निंग्स का विजिबिलिटी दिख रहा है। तो जब बाजार ऊपर था अर्निंग नीचे थी, और आज बाजार नीचे है और अर्निंग ऊपर दिख रहा है। तो ये मैं बोला था कि जो हेडविंड था वो अभी टेलविंड बनता जा रहा है। तो ठीक है, एक तो मैंने वॉर वाली बात बोली कि भी वॉर के कारण स्टॉक्स गिरे, पर उसके पहले भी जो स्टॉक्स गिरे थे या जो मार्केट गिरी थी, आज वो सब रीजंस पीछे रह चुके हैं। तो इसलिए अबैकस में हमें लगा कि दिस इज द टाइम टू गो फुल थ्रॉटल एंड लॉन्च स्मॉल कैप फंड, सो दैट इन्वेस्टर्स को ऐसा मौका मिल सके कि अच्छे लेवल पे अच्छे टाइम पर स्मॉल कैप्स में वो एंटर कर पाए। आज की डेट में नम्रता सेंटिमेंट्स वीक है पर वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रांग है। तो हम तो हम्म। वैसे भी सभी को ये गाइड करते हैं कि सेंटिमेंट्स पे कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे पॉजिटिव सेंटिमेंट हो चाहे नेगेटिव सेंटिमेंट हो, जिसे आप फियर एंड ग्रीड भी बोलते हैं। तो सेंटिमेंट यस। जरूर नेगेटिव की तरफ है, बट पैसा वैल्यूएशन पे बनता है, क्या वैल्यू आप दे रहे हो, अर्निंग्स पे बनता है, और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पे बनता है। और मुझे लगता है वो सब चीजें काफी पॉजिटिव है आज, जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी भी निवेशक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, ओके। बट सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है देन इट्स फाइन, राइट? क्योंकि एब्सोल्युटली। यू नो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर अगर आप ऐसी कंपनीज में ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, देन यू शुड नॉट बी एब्सोल्युटली, वरीड। एब्सोल्युटली। और मैंने पहले भी ये बोला है, अभी आपके शो पे वापस रिपीट करूंगा, क्या होता है कि मार्केट का तो काम है उतार चढ़ाव, मार्केट्स दे हुँ, वर्क दिस वे ओनली। पर क्या होता है कि राइट। जब आप पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो उसमें पोर्टफोलियो की गलती है, उसमें बाजार की गलती नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमने पिछले 1.5 साल में देखा कि गोल्ड बहुत चला, आज मुझे 100 रुपया डालना है हुँ, और मैं सारा का सारा गोल्ड में डालूं या 70-80 रुपया भी गोल्ड में डालूं क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो उसमें गोल्ड की गलती नहीं होगी अगर गोल्ड गिरता है। वो गलती होगी मेरी कि मैंने इतना ज्यादा एलोकेशन पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से दे दिया। ऑफकोर्स फंडामेंटली 5%, 10%, 15% आज भी बनता है, बट क्या 70-80% होना चाहिए? शायद नहीं। तो पोर्टफोलियोज में आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट का तो काम है उतार चढ़ाव। दिस इज हाउ द ओके। मार्केट्स बिहेव। Okay, Vaibhav, so just continuing with the topic of today, which is around mid and small cap funds. And of course, आपने बोला कि at Abacus you've recently launched a small cap fund, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए वैभव कि जब मार्केट गिरती है, तो लेट्स टॉक अ सिनेरियो ऑफ टुडे। तो क्या ये सही अपॉर्चुनिटी है एक इन्वेस्टर के लिए कि वो मिड या स्मॉल कैप फंड्स में अग्रेसिवली अभी इन्वेस्ट करें, राइट? और डू यू थिंक कि थोड़ा स्टैगर्ड तरीके से करना चाहिए, और डू यू थिंक कि नहीं करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो वैल्यूएशंस के हिसाब से आप हमें बताइए कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में अभी हमें क्या हमारा अभी का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए? So, Namrata, see, fundamentally speaking,
इट प्योरली डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना पैसा लगाना है, बिकॉज मैं मार्केट्स को क्लोजली देखता हूँ, ट्रैक करता हूँ और बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ पर्सनली भी, तो मैं तो, और जी। क्योंकि बाजार काफी गिर गया अभी, अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से ऐसा है कि मेरे पास अगर 100 रुपए, तो मैं शायद 70-80 रुपए अभी डाल दूंगा, कीपिंग इन माइंड कि अनसर्टनिटी अभी भी बनी हुई है, वॉर तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कहीं ना कुछ न्यूज आता रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वॉर फ्रंट पे हमें सेटलमेंट नहीं दिखाई देता है, तो शायद थोड़ी देर न्यूज के कारण और अनसर्टनिटी के कारण बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, तो शायद 20-30 रुपए में स्टैगर करूंगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स जी। ऐसे भी होते हैं जिनको पता रहता है खुद का रिस्क एपेटाइट, कि अगर मैं पैसा डालूं और बाजार अगर 5% गिरता है, 10% गिरता है और मुझे वो वॉलिटिलिटी नहीं सहन होगी, उनको तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आज, क्योंकि बाजार सस्ता है, लेवल्स गिरे हुए हैं, कम से कम 20-30 रुपए तो जरूर डालिए, बिकॉज एक साल के बाद, जैसे मैंने बोला, शायद ये लेवल नहीं मिलेगा, तो इंसान सोचेगा हम्म। कि यार काश डाल दिया होता। तो 20 रुपया 30 रुपया डाल के 60-70 रुपया स्टैगर करके अगले में भी 3-4 महीने में वी विल हैव मोर क्लैरिटी, तो एंटर कर देना चाहिए। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, ओके। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे मेरा पैसा पूछेंगे तो मैं तो 70-80 रुपया आज इक्विटी में डालूंगा, मिड एंड स्मॉल कैप रादर, और 20-30 रुपया स्टैगर करूंगा। पर कोई अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और बाजार को ज्यादा क्लोजली वॉच नहीं करते हैं और ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहते हैं पोर्टफोलियो में, 20-30 रुपया तो जरूर डालना चाहिए आज इक्विटी में, और बाकी का स्टैगर ओवर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। ओके, 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 फेयर इनफ। सो व्हिच मीन्स अभी हमें बोलना चाहिए कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें एब्सोल्युटली, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, कोई ओके। डाउट ही नहीं है उसमें। सी, जो मैं थोड़े टाइम पहले बोला कि जो फंडामेंटल्स है वो इतने स्ट्रांग है कि कैन यू इग्नोर हुँ, इक्विटी बिकॉज ऑफ फंडामेंटल? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सिर्फ और सिर्फ हुँ, सेंटीमेंट है जो शायद आपको अलाउ नहीं करेगा कि फुल थ्रॉटल में इक्विटी में चला जाऊं, तो इसलिए आप स्टैगर करो। बट अगर फंडामेंटल्स की ओके, बात हो, तो मुझे लगता है कि टाइम बहुत अच्छा है। वन शुड डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। ओके, ओके, श्योर। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट योर स्मॉल कैप फंड। सो आपने रिसेंटली वी सीन देयर बैक स्मॉल कैप फंड बीइंग जी, लॉन्च्ड, एंड हमने ये भी देखा है कि इस फंड में बहुत ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप्स की तरफ है, व्हिच मीन्स आई वुड से ये एक ट्रू टू लेबल स्मॉल कैप फंड है। तो आप इसके पीछे अपना रैशनल बताइए वैभव, कि ऐसा क्यों किया गया है? श्योर, श्योर, थैंक यू। सो जैसे जैसे आपने बोला कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फंड का, वो स्मॉल कैप में निवेश करने का है, और हमें लगता है कि काफी बड़ा पोर्शन, अबाउट 80-90% हम लोग स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ही डालेंगे। बाकी का जी। एलोकेशन कैश, लार्ज कैप, उस तरह के एसेट क्लासेस में होगा। सी, हमारा रैशनल जो स्मॉल कैप लॉन्च करने का था, वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से था। एक तो जो मैंने इकोनॉमी का बोला कि इकोनॉमी में काफी फैक्टर्स हेडविंड थे जो वो टेलविंड बन चुके हैं। हमारा जीडीपी ग्रोथ बरकरार है। अगर आप हमारा फिस्कल डेफिसिट देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखें, अगर आप हमारे इंटरेस्ट रेट्स देखें, अगर आप हुँ, कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट्स देखें, अगर आप गवर्नमेंट का बैलेंस शीट्स देखें, अगर आप गवर्नमेंट का इंटेंशन देखें, जैसे उन्होंने अभी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दिया है। कैपिटल हुँ, एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब होता है कि वो इकोनॉमी में और निवेश कर रहे हैं, तो एक तरह से और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वी विल डू बेटर। जी। तो फंडामेंटली एक रीजन था कि क्यों हमें लगता है कि इक्विटी में पैसा डालना चाहिए, और दूसरा, क्योंकि पिछले 15-18 महीने में आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप्स में करेक्शन भी लार्जर इंडेक्स से ज्यादा हुआ। तो अगर हुँ, अच्छी कंपनीज थी जो अब और सस्ती अवेलेबल हैं, तो हमें लगता है कि वो निवेशकों को देखना चाहिए उसमें निवेश करना। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इनफैक्ट दो चीजें और बोलूंगा आपको। एक क्या होता है कि जब हम स्मॉल कैप को देखते हैं ना नम्रता जी, तो यूजुअली हम लोग निफ्टी, स्मॉल कैप 250, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक इंडेक्स का, उस इंडेक्स को देखते हैं। अभी वो इंडेक्स तो 250 कंपनीज का ही है, हुँ, राइट? पर ऐसा तो नहीं है कि 250 कंपनीज में ही अपॉर्चुनिटी है। तो हमने एक डेटा एनालिसिस किया जिसमें हमने स्मॉल कैप में 35,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी ली। जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है वो 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और वहां से लेके हम लोग 2,000 करोड़ तक के मार्केट कैप तक का पूरा स्टडी किया हमने। तो एक बहुत बड़ा कोहोर्ट बन जाता है 850 कंपनीज का। तो हमने लार्जर मार्केट में स्टडी किया कि वहां पर स्टॉक्स पे क्या हुआ है पिछले 15-18 महीने में, और हम लोग खुद भी सरप्राइज हुए देख के कि इन 850 में 50% से ज्यादा कंपनीज
अपने पीक से 40% डाउन है, विच मीन्स कि लार्जर मार्केट में जो फ्रॉथ है वो निकल चुका है, टाइम करेक्शन भी हुआ और प्राइस करेक्शन भी हुआ। पर अर्निंग्स का अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स उनकी ये साल और अगले 2-3 साल में काफी बेटर दिख रही है। तो एक तरफ से प्राइस नीचे आ गया 40% 50%, ऊपर से इकोनॉमी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, और तीसरा आगे की फ्यूचर अर्निंग्स अच्छी दिख रही है। मैंने कई जगह पे ये बोला है कि आप पैसा कभी भी हिस्ट्री में नहीं बनाते हो, पैसा फ्यूचर में बनाते हो। फ्यूचर में तो अगर फ्यूचर में अर्निंग्स अच्छी दिख रही हैं और आपको स्टॉक्स अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं, इकोनॉमी आपका साथ दे रही है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी और अच्छी कंपनीज ग्रो करेंगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है अपने आप में कि इस टाइम पे पैसा स्मॉल कैप पे डालना चाहिए। चौथा और लास्ट रीजन कि हमें क्यों लगता है कि स्मॉल कैप डालना चाहिए, वो ये है कि नम्रता जी, क्या होता है कि जब हम स्मॉल कैप को देखते हैं ना, तो मेरे को लगता है बहुत छोटे कोहोर्ट में देखते हैं लोग कि स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप बन जाएगी तो पैसा बनेगा, स्मॉल कैप लार्ज कैप बन जाएगी तो। आई थिंक वो बहुत छोटा तरीका है देखने का। हमें लार्जर एंगल देखना, और वो लार्जर एंगल क्या है वो मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं ना, कई कंपनीज, कई सेक्टर्स और कई थीम्स ऐसी हैं नम्रता जी, जो या तो हमारे डिनर टेबल पे बात होती हैं, या फैमिलीज में बात हो रही हैं, या बोर्ड रूम में बात हो रही हैं, बट अभी भी पोर्टफोलियोज का हिस्सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में जैसे बोलते हैं ना, इंडिया की सबसे बड़ी स्टोरी क्या है? मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी स्टोरी है पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। तो अगर हम लोग अभी हमारा इकोनॉमी का $2600 का पर कैपिटा इनकम है, 2600 या 2700। पर कैपिटा, तो जब पर कैपिटा हमारा 2700 से बढ़ेगा तो क्या होगा? अभी मैं आपको इसी को और डिटेल में बोलता हूँ। जैसे जब हम छोटे होते थे तो हम लोगों को रेस्टोरेंट जाने को मिलता था जब कोई घर पे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो। आज हम सबके घर पे हफ्ते में एक बार तो जोमेटो से जरूर खाना आ जाता है, बिकॉज कभी कुछ डिफरेंट खाने का मूड है, कभी कुछ करने का मूड है। आप एयरपोर्ट्स में जाएंगे तो लाउंज के बाहर लाइन लगा रहता है, और एयरपोर्ट्स तो फुल है ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रैवलिंग विद माई डॉटर, और डॉटर बोलती है कि कुकी दिला दो जो 500 रुपए का होगा इंडिगो फ्लाइट पे, मैं मना नहीं करता हूँ। तो ये नहीं है कि वो 500 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये है कि इनकम बढ़ गई है तो 500 रुपया से फर्क नहीं पड़ता। बट देर आर कंपनीज विच आर ग्रोइंग बिकॉज आप और मैं और खर्चा कर पा रहे हैं। जैसे मैंने ई कॉमर्स का बात किया, नाइका हम सबके घर पे हर हफ्ते में एक ना एक तो आइटम आ ही रहा होता है, पार्सल तो आ ही रहा होता है। सैटरडे को हम लोग अलग जूते डालते हैं, फ्राइडे को अलग डालते हैं, संडे को अलग डालते हैं, शादी पे अलग कपड़े डाल रहे हैं, ऑफिस में अलग कपड़े डाल रहे हैं, ऑफिस में भी डिफरेंट डिफरेंट कपड़े डाल रहे हैं। ये सब एक इंडिकेशन है कि हम पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रहा है ना, हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेलनेस कंपनीज क्यों अच्छा कर रही हैं? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को काफी स्ट्रेस हो गया किसी भी रीजन के कारण, तो ऐसा दिल करता है यार चलो महीने में एक दिन तो मैं जाके वेलनेस पे स्पा करा लूं या कुछ करा लूं। दिस इज अ फंक्शन ऑफ पर कैपिटा इनकम विच इज गोइंग अराउंड अस। अभी पर कैपिटा से थोड़ा सा आगे भी देखिए आप, हम सबके घर पे अगर एक गाड़ी है और दूसरी गाड़ी लेने की बात कर रहे हैं, तो पहला ख्याल आता है यार ईवी ले लेते हैं, क्योंकि ईवी का जो चार्जिंग पॉइंट है इंडिया में, आप कहीं भी जाएंगे आपको मिल जाते हैं चार्जिंग पॉइंट। तो दूसरी गाड़ी की बात हो रही है, और दूसरी गाड़ी ईवी की बात हो रही है। एआई की चर्चा तो खैर हर जगह हो ही रही है कि किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ेगा, एआई बढ़ेगा। आपकी कंपनी हो, मेरी कंपनी हो, साइबर सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा फोकस है। फिर हमने ऑफ लेट जीडीपी का जो हिस्सा डिफेंस में जाता है वो भी देखा कि वो बढ़ रहा है। हर इकोनॉमी डिफेंस के ऊपर काम करेगी, किस तरह से डिफेंस पे हम लोग और कैपेबिलिटी को अपनी बढ़ाएं। मेडिकल पे कितने सारे एडवांसमेंट हम लोग सुन रहे हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोमेडिकल साइंसेस की बात कर रहे हैं। अभी ये सब सेक्टर ऐसा है जो आप और मैं सुनते हैं, हमारी चर्चा में तो आ ही रहा होगा। चाहे जैसे मैंने बोला घर के डिनर टेबल पे इस किसी एक सेक्टर के रिलेटेड बात हो रही होगी, जैसे कपड़ों की बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है, गैजेट्स की बात हो रही है। फैमिलीज में, ऑफिस में आओगे तो आप साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, ईवीज की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है। फ्रेंड्स के बीच में बैठोगे तो आप नॉर्मल इंडियन भी बात करता है कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है मिसाइल्स की, क्या कैपेबिलिटी है हमारे रडार्स की, यू नो। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग स्पोकन इन योर कॉन्वर्सेशन एंड माय कॉन्वर्सेशन। पर क्वेश्चन है कि ये सब कंपनीज जो अच्छा कर रही हैं या करेंगी, क्या वो आपके और मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है? आंसर इज नो। एंड ऑल दीज कंपनीज, नम्रता जी, दे आर ऑल स्मॉल कैप in terms of their market cap.
तो जब हम स्मॉल कैप को हम्म इन्वेस्टिंग को देखते हैं ना, तो वैल्यूएशन की बात, इंडिया की बात, वो सब तो इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या ये भी है कि इंडिया जिस तरह से ग्रो करेगा, जहां पर ग्रोथ आएगी, वो सेक्टर्स आपके और मेरे कारण ही ग्रो करेंगे, कंजम्पशन के कारण, राइट? हम्म बट वो हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, दैट इज वेयर स्मॉल कैप एक आंसर है कि आपको उन तरह के सेक्टर्स में निवेश कराने की क्षमता निवेश या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, और इन फंड्स के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे निवेश हमारे करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा एब्सोल्युटली, सो इच्छा के लिए देखिए एडवाइस है, और आपको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपको हिस्ट्री बहुत सिखाती है। पैसा फ्यूचर बनाता है, पर हम्म हिस्ट्री सिखाती है। हम्म अभी आप हम्म कोई भी वॉर सिचुएशन देखेंगे ना, पिछले 8 10 20 साल का, हर बारी 3 महीने से 6 महीने के बाद हर वॉर सिचुएशन हम्म अपॉर्चुनिटी ही लगी है। वॉर तो छोड़िए, या कोविड भी आज सबको लगता है कि बहुत कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी था, थी। पैसा डाल दिया होता। उस टाइम पे क्या ट्रू। चर्चा हो रही थी कि जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ह्यूमैनिटी खत्म हो हम्म जाएगी, इतना तो बड़ा खर्च रिस्क कर था। लेते हैं, एवरीवन सेड लेट्स खर्चा लिव कर इन द लेते प्रेजेंट। हैं, या एब्सोल्युटली। बट स्टॉक मार्केट या के हिसाब से 3 महीने या के बाद या 4 महीने के बाद लगा कि यार थोड़ा पैसा डाल दिया होता। अ, अच्छा, दूसरा इकोनॉमी का जो मैं बात कर रहा था कि कितने सारे नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं, जहां पर आप और मैं भी खर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। एक हमारे जो फाउंडर है सुनील सिंघानी जी, वो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जब हम इंडिया कंट्री, जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी, तो किन किन सेक्टर्स के कारण हम 1 ट्रिलियन हुए। तब जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, ये हम्म तरह की जो इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चर, वो सब के करेक्ट। कारण हम लोग ग्रो हुए। 1 से 4 ट्रिलियन डॉलर हुए हम लोग, जैसे आईटी, आईटी सर्विसेज, सर्विसेज। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब के हम्म कारण हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर हुए। अभी 4 से अगर 10 ट्रिलियन डॉलर होना है हमें, तो किस तरह की इंडस्ट्रीज इकोनॉमी को ग्रो कराएंगी? तो वो जोमेटो हो हम्म सकता है, ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स हो सकता है, ईवी हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकती है, एरोस्पेस हो सकता है, हम्म डिफेंस हो सकता है, बायो डिफेंस हो सकता है। टेक्नोलॉजी हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, हम्म वेलनेस हो सकता है, हम्म एसेट हम्म मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती है, बीएफएसआई में एसेट मैनेजमेंट, और राइट। जैसे आपकी कंपनी है ग्रो, विच इज वेल्थ या मैनेजमेंट। तो ये सब या ही हमारी चर्चा का हिस्सा है, और इन सब ट्रू। इंडस्ट्रीज के कारण हम लोग ग्रो करने वाले हैं। उसमें अगर आपको हम्म हिस्सेदारी लेनी है, तो स्मॉल कैप इज अ ग्रेट सॉल्यूशन। सो हमने स्मॉल कैप इन ओके। 4 रीजंस के कारण किया, हम्म कि इकोनॉमी ओके। अच्छा कर रही है, इकोनॉमी अच्छा करेगी, वैल्यूएशन सस्ते हो गए, और जो हम्म जीडीपी का कंस्ट्रक्ट है वो अपने आप में चेंज हो रहा है। वहां पर स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। फ्रॉथ निकल नो गई। वाओ वैभव, आई थिंक आपने अपने व्यूअर्स को टोटली कन्विंस कर दिया है कि दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स। सी जेन्युइनली नम्रता जी, थैंक यू, वंडरफुल आंसर। थैंक यू नम्रता जी, जेन्युइनली अबैकस में हम कभी भी कोई फंड इसलिए नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ फंड लॉन्च करने हैं। हम चाहते हैं कि अगर या हम कोई पर्पस सर्व नहीं कर पाए, तो मतलब नहीं है फंड्स को लॉन्च करने का। तो इसलिए हमने या स्मॉल कैप पहले किया, क्योंकि हमें लगता है कि वी कैन ऐड सम वैल्यू इन इन्वेस्टर्स लाइफ। अच्छा। और ओके, और सो वैभव इफ आप यू हमें ये भी बताइए। ओके, नो प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आई एम सेइंग दैट इफ यू गिव मी अनदर 1 मिनट, में एक और स्टैटिस्टिक्स मुझे याद आया अच्छा। कि क्या है कि जब आप मार्केट कैप को भी देखते हो ना, लार्जर मार्केट को, जैसे बीएससी 500 देखा या एनएससी 500 देखा, अगर आप इसका कंस्ट्रक्ट जी देखेंगे, आज से 7 या 8 साल पहले अगर ₹100 मार्केट कैप का था, मार्केट का, तो उसमें सिर्फ ₹11 स्मॉल कैप होता था। आज हम्म वो 11 बढ़ के 19 हो चुका है। 100 में से ₹19 आज जी मार्केट कैप का स्मॉल कैप है। तो अगर आप बाजार भी खरीदते हैं ना, अगर आप सिर्फ इंडेक्स भी खरीदते हैं, एनी हाउ ₹19 इज गोइंग इनटू स्मॉल कैप। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल स्मॉल कैप को कैप्स। इग्नोर किया जा सकता है। बट स्मॉल कैप का हम्म ब्यूटी ये है कि इतना लंबा टेल है, 2000 करोड़ तक का मार्केट कैप जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एंड देयर आर अबाउट 850 कंपनीज। तो कितनी कंपनीज ऐसी हैं विच आर डूइंग वेल, शायद आप और मैं उसके कंज्यूमर भी होंगे, पर हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि से वो एक्सप्लोर नहीं निफ्टी किया। 500 में नहीं है, एनएससी 500 में नहीं है, या निफ्टी स्मॉल कैप 250 में नहीं है, तो उन कंपनीज को हमने स्टडी नहीं किया। हम्म तो स्मॉल कैप में आपको हम्म इतना बड़ा कोड मिल जाता है कि आप बहुत सारे यूनिक नाम, जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, उधर भी जाके आप आपको एक्सपोजर मिलता है स्मॉल कैप फंड्स के थ्रू। कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है नम्रता जी ओके। कि किस किस फंड हाउस का कितना कैपेबिलिटी है। वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट टीम, 25 लोग हैं हमारे इन्वेस्टमेंट टीम में, जिनका टोटल मिला के 350 साल 400 साल का एक्सपीरियंस है। और हम लोग
जो टोटल हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ 1500 कंपनीज को स्टडी करते हैं। वहां पर फिर हम अपना इंटरनल फ्रेमवर्क और चेक्स करके इन्वेस्टेबल यूनिवर्स बनाते हैं जहां पे हम निवेश करेंगे। तो आई थिंक ये कैपेबिलिटी किसी फंड हाउस का भी बहुत जरूरी है कि कितनी कंपनीज को वो खुद से जाके रिसर्च कर पा रहे हैं और कंपनीज को ढूंढ के ला पा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, जी ओके। सो ऑल्सो क्या आप हमें अपने मीट्स फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? आई एम श्योर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि ये जो मीट्स फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करता है? श्योर। तो जैसे मैंने बोला कि 1500 कंपनीज को हम लोग स्टडी करते हैं, जो हमारे रिसर्च में हमारे इसमें आते हैं परव्यू में। जी। अभी 1500 कंपनीज में हम लोग अपना एक फिल्टर लगाते हैं जिसको हम मीट्स फ्रेमवर्क बोलते हैं, MEETS, मैनेजमेंट, अर्निंग, इवेंट्स एंड ट्रेंड, टाइमिंग एंड स्ट्रक्चरल। मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ मीट्स का। जब कंपनी शुरू हुई हमारी अबैकस, जब सुनील जी ने कंपनी शुरू किया तो सुनील जी ने अपने सभी फंड मैनेजमेंट टीम और रिसर्च एनालिस्ट को बोला कि बैठ के ना चलो ये लिखते हैं कि हमारे से लाइफ में क्या क्या गलतियां हुई हैं। और आइडिया ये था कि अगर हम गलती को रिपीट नहीं करेंगे तो हम वाइज बनते हैं, वी बिकम वाइजर। पर अगर गलती को रिपीट करेंगे तो ब्लंडर होता है। या नई गलती हर कोई करेगा, बिकॉज दैट्स हाउ, ऐसे ह्यूमन बींग्स तो इवॉल्व भी ऐसे होते हैं कि नई नई गलतियां हर कोई करेगा। बट आइडिया ये था कि वाइज बनना है, पुरानी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना और पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना लाइफ में। उस कॉन्वर्सेशन के कारण मीट्स फ्रेमवर्क निकल के आया। तो किसी ने बोला कि मैं मैनेजमेंट को पहचान नहीं पाया, कंपनी अच्छी कर रही थी, नंबर अच्छे दिख रहे थे, पर मैं मैनेजमेंट को पहचान नहीं पाया। तो हमने और चर्चा किया कि मैनेजमेंट को पहचानने का क्या तरीका होता है, इज देयर एनी वे आउट। ऑफ कोर्स सबका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, सबका वे ऑफ डूइंग बिजनेस बताता है, बट हमने ये देखा कि अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट आरओई या आरओसीई पे काम नहीं कर रहा है, मतलब आरओई या आरओसीई 15-20% से ग्रो नहीं कर रहा है, तो हमारे हिसाब से वो मैनेजमेंट अंडर परफॉर्म करेगा। तो हमने बोला कि अच्छा मैनेजमेंट चाहिए जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा क्वांटिफाई किया उसको कि इस तरह की मैनेजमेंट जो आरओईज और आरओसीज को एटलीस्ट 15% से ग्रो करा रही है, तो वो हमारे लिए अच्छा मैनेजमेंट है। दूसरा ई, ओके। तो किसी ने बोला कि अर्निंग्स तो हमने देखा, बट अर्निंग्स का मुझे साइकिल समझ नहीं आया। राइट, अभी क्या होता है कि जैसे मार्केट का साइकिल होता है या कंपनी का साइकिल होता है, वैसे नम्रता अर्निंग्स का भी साइकिल होता है। कभी कभी पास्ट में बहुत अच्छी अर्निंग्स आ रही होती है, बट फ्यूचर में ऐसा होता है कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हो रहा है या इंडस्ट्री में चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि फ्यूचर अर्निंग्स कम जा रहे हैं। तो अगर आप पास अर्निंग देख के सिर्फ पैसा लगाते हो और फ्यूचर अर्निंग्स को दिमाग में नहीं रखते हो, तो भी आप अंडर परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग्स में हमने जो देखा, वो ये देखा कि अर्निंग्स को भी क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी था। अभी फॉर एग्जांपल आप जैसे बैंगलोर में हैं, राइट, और मैं आपको बोलता हूँ कि बैंगलोर की इकोनॉमी 10% पे ग्रो कर रही है या सिर्फ 15% पे ग्रो कर रही है, ऐसे एग्जांपल देता हूँ। अभी 15% अगर इकोनॉमी बैंगलोर की ग्रो कर रही है और वहां पे कोई कंपनी है जो 10% पे अपना अर्निंग्स बढ़ा रही है, तो हमने सोचा कि इसमें क्या, व्हाट इज द डिस्कनेक्ट। 10% का अर्निंग ग्रोथ, इज इट बैड? आंसर इज नो, बट देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वो जो कंपनी है वो शायद अपनी नॉमिनल जीडीपी को भी अंडर परफॉर्म कर रही है। राइट, तो हमने ये देखा, तो मतलब हम लोग ये देखते हैं फ्रॉम आवर लर्निंग्स कि अर्निंग ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, बट अगर अर्निंग ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा है तो हमें लगता है कि वो कंपनीज स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा करेगी। ऐसा नहीं होता कि 10% अच्छा नहीं है, पर अगर नॉमिनल जीडीपी 11 है, एक कंपनी 10% दे रही है और एक कंपनी 12% पे अपना अर्निंग ग्रोथ कर रही है, तो हमारे हिसाब से 12% वाली कंपनी बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वो नॉमिनल जीडीपी को आउट परफॉर्म कर रही है, बीट कर रही है। बीट कर रही है। 14-15% पे अगर कोई कंपनी अपना आउट परफॉर्म करती है, अर्निंग ग्रोथ देती है, तो बेसिकली 4-5 साल में उसका अर्निंग डबल हो जाता है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ कंपनीज विच वी लाइक। तीसरा होता है इवेंट्स एंड ट्रेंड। उसमें बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि परसेप्शन के कारण भी प्राइस या प्राइस अर्निंग रेशियो ऊपर नीचे जाता है। हम लोग तो जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स, हम लोग क्या करते हैं कि नंबर पढ़ते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो एक का 20 है और एक का 15 है। अभी इन आइसोलेशन 15 और 20 कुछ दिखाता नहीं है, तो हम लोग डीप डाइव करते हैं कि जो वैल्यूएशन है या जो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ सम परसेप्शन या देयर इज एक्चुअल मल्टीपल विच इज एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ अर्निंग ग्रोथ। राइट, मैं कंपनीज का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसी कंपनीज देखी
विच वर डूइंग वेल, बट क्या हुआ, एक कंपटीशन आया, दो कंपटीशन आया, वो कंपनी तो अच्छा कर रही थी, बट परसेप्शन ऐसा बना कि बॉस मार्केट शेयर कहीं और चला जाएगा और उसका प्राइस गिर गया. नाउ इज इट एन अपॉर्चुनिटी और इज इट that you should ignore that stock is what we look at through our Okay. events and trend. कंपनी में Okay. जो वैल्यूएशन ऊपर नीचे जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा Okay. है परसेप्शन के कारण. जैसे आपको और एग्जांपल देता हूँ, अभी यूएस में जो हमने देखा इतना रैली हुआ जिसके कारण हमारा पैसा भी निकल के गया, एआई स्टॉक्स का रैली हुआ, तो वो जो स्टॉक्स का रैली हुआ वो परसेप्शन पे हुआ कि सबको ऐसा लगा कि सॉफ्टवेयर कंपनीज बंद हो जाएंगी, एंथ्रोपिक आ गया, है ना, एआई हाँ. से ही काम होगा, तो उनके प्राइसेस मतलब मल्टीप्लाई कर गए. बट अभी अभी लोग पूछ रहे हैं कि बहुत जितना प्राइस बढ़ गया है उतना अर्निंग्स भी आएगा कि नहीं आएगा. तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इवेंट ट्रेंड के कारण प्राइस बढ़ रहा है या देर इज अ फंडामेंटल शिफ्ट ऑल्सो हैपनिंग इन अर्निंग्स. दैट इज व्हाट वी लुक एट Right. व्हेन वी Right. कंपेयर कंपनीज. चौथा होता है टाइमिंग. अभी इसमें हम लोग Okay. टाइमिंग ऑफ मार्केट की तो बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो असंभव है, बट टाइमिंग में भी बेसिकली ये देखा, हम लोग ये देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस डिस्काउंटिंग, कि आपके पास टेबल पे कितना बचा है कमाने को. तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपया और आप 102 पे ले रहे हैं, तो इनवेरिएबली यू विल लूज 2 रुपीज बिकॉज आप उसको उसकी वैल्यू से ज्यादा खरीद रहे हो. पर अगर आप 90 पे खरीद रहे हो तो यू नो दैट देर इज 10 रुपीज टू बी मेड बिकॉज ऑफ टाइम, कि आपने उस टाइम पे लिया जब इंट्रिंसिक वैल्यू से वो नीचे मिल रहा है. तो हम लोग नीचे. टाइमिंग में ये देखते हैं कि कंपनी इस टाइम पर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के किस लेवल पे है. चौथा स्ट्रक्चरल, जो हमने Okay. थोड़ी देर पहले भी बात किया कि जैसे कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले 50,000 आप कैसे खर्च करते थे वर्सेस हम आज कैसे खर्च करते हैं, बहुत डिफरेंट है. नाउ बहुत इफ डिफरेंस यू है. आर नॉट बाइंग अ कंपनीज विच आर फ्यूचर रेडी और एटलीस्ट मेकिंग देमसेल्व्स रेडी फॉर फ्यूचर, देन यू मे ऑल्सो अंडर परफॉर्म. तो जैसे हमने अभी अबैकस म्यूचुअल फंड शुरू किया, अगर मेरी कंपनी में प्रोसेसेस या स्ट्रेटेजी सिर्फ इस तरह से बनेगी कि अभी तक इंडस्ट्री कैसे ग्रो की है, देन आई विल नेवर बी फ्यूचर रेडी. तो मुझे आज जो अपना स्ट्रेटेजी बनाना है या जो प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं या जो भी हमें एक्टिविटीज करनी है, प्रैक्टिकली मुझे आज That's एक्टिविटीज based वो on the करनी है future. जो मुझे फ्यूचर रेडी करेंगे. तो हम लोग कंपनीज को उस Right. तरह से भी स्टडी करते हैं दैट आर दे रेडी फॉर स्ट्रक्चरल चेंज विच इज अंडरगोइंग चेंज आपके और मेरे आसपास. तो ये फ्रेमवर्क से जो कंपनीज निकल के आती हैं वो हमारा इन्वेस्टेबल यूनिवर्स बनता है, जहां पर फिर हम मैनेजमेंट Okay. मीटिंग करते हैं, वापस से फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं कंपनी का, क्या प्राइस देना चाहिए, क्या प्राइस इज द राइट प्राइस टू बाय दैट कंपनी. तो वो सब करके फिर हमारे पोर्टफोलियो बिल्ड होते हैं. तो Okay. पूरा प्रोसेस है, काफी बड़ी टीम है, काफी एक्सपीरियंस टीम है और एक प्रोसेस है कि हम लोग हमारे फ्रेमवर्क के अंदर रह के काम करें. सी अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग ही होता है फंड मैनेजर भी. कभी कभी बायसेस आ सकते हैं, कभी मोमेंटम का बायस आ सकता है, कभी डर आ सकता है. Sure. तो किस तरह से हम लोग इंश्योर करें कि हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के अंदर काम करे ताकि हम लोग वी डोंट गेट स्वेड बाय व्हाट इज गोइंग अराउंड. तो उसके लिए फ्रेमवर्क फिलोसफीज होना बहुत जरूरी है. और जब से अबैकस शुरू हुआ है 8 साल पहले, तब से हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस फ्रेमवर्क के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई मे बी आवर फंड्स हैव डन वेरी वेल ऑन द अल्टरनेटिव साइड. Okay. Okay. So, Vaibhav, मुझे हमेशा ये, I always thought कि when it comes to fund management, I do believe कि हर category of funds के लिए शायद एक अलग expertise होनी चाहिए of a fund manager, right? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि small caps के लिए जो fund manager हैं वो शायद they may be willing to take more risk. अब you cannot put a large cap fund manager to manage a small cap fund क्योंकि शायद उनका जो mindset होगा स्टॉक पिकिंग का वो शायद बहुत अलग होगा कंपेयर टू अ फंड मैनेजर जो एक स्मॉल कैप फंड मैनेज कर रहे हैं. तो आप हमें ये बताइए कि एक जो स्मॉल कैप फंड मैनेजर होते हैं इन जनरल, आई नो आप फंड मैनेजमेंट में नहीं रहे, यू ऑलवेज ऑन द बिजनेस साइड, लेकिन बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शन विद फंड मैनेजर्स, आपको क्या लगता है कि एक स्मॉल कैप फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर होते हैं उनमें ऐसा क्या वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट होना चाहिए या फिर what is different in a small cap fund manager compared to maybe other funds? Okay, that's a interesting question, Namrata. But see, मैं let me answer it this way कि जो आज फंड मैनेजर बना है स्मॉल कैप का या लार्ज कैप का,
उसकी भी अपनी एक हम्म, जर्नी रही होगी। ऐसे तो नहीं है कि वो रातों रात या फंड मैनेजर बन गया। वो एनालिस्ट से नहीं, शुरू हुआ होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर देखे होंगे, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स देखे होंगे पहले, और फिर जब ग्रो करते हैं लैडर में तब उनको जाके या फंड मैनेजर बनते हैं वो लोग। तो अभी अगर हम हम्म, ऐसा सोचें कि लार्ज कैप फंड मैनेजर सिर्फ लार्ज कैप की तरह सोचता है, मुझे लगता है शायद वो गलत होगा, ओके, क्योंकि लार्ज कैप का फंड मैनेजर ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री में उसने स्मॉल कैप भी किया हो, मल्टी कैप भी किया हो, या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज किया हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का रिसर्च एनालिस्ट रहा हो। वो सब जर्नी के बाद ही वो फंड मैनेजर ओके, बनता है। सो मुझे नहीं अच्छा, लगता कि हमें फंड मैनेजर को वैसे उस नजरिए से देखना चाहिए। जैसे हमारे जो हेड ऑफ ओके, इन्वेस्टमेंट्स है संजय दोषी, उनका 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस रहा है, और उन्होंने अपने करियर में हर कैटेगरी ऑफ फंड्स हम्म, वन वे और अनदर मैनेज किए हैं। फ्लेक्सी कैप के थ्रू ओके, स्मॉल कैप भी मैनेज किया है, थीमेटिक फंड्स भी मैनेज किए हैं, यूसिट्स होता है जो वहां पे फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी भी मैनेज किया है। वो को हम्म, फंड मैनेजर थे निपॉन ग्रोथ फंड के, तो मिड कैप भी देख रखा है, और उससे पहले हम्म, एनालिस्ट भी थे। हम्म, तो ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद आज उनको वो हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो स्मॉल कैप देखेंगे, बट हम्म, आज वो क्या करते हैं उससे नहीं देखेंगे, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा देंगे स्मॉल कैप को मैनेज करने के लिए। प्लस ओके, उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मैंने बोला हमारा फ्रेमवर्क और ये सब जो हमारा फिलॉसफी है, वो उनको गाइड करता है। वो एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बन जाता है जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं। तो एक तो एक्सपीरियंस, अच्छा, और ऊपर से डिफाइंड फ्रेमवर्क, प्रोसेसेस एंड फ्रेमवर्क दैट लीड्स टू फंड मैनेजमेंट। ओके, ओके, वंडरफुल। आई थिंक I've realized this कि जब भी मैं फंड मैनेजर से मैंने whenever I'm interviewing my speakers, everyone says कि फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आई डू एब्सोल्युटली, बिलीव कि अगर एक सेट फ्रेमवर्क है तो चाहे लोग भी चेंज होते रहें, वो फ्रेमवर्क अगर फॉलो हो रहा है तो यू आर गोइंग टू बी ओके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वंडरफुल। ओके, सो एक और चीज़, हमने स्मॉल कैप्स के बारे में तो इतना बात किया वैभव, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिड कैप एज अ स्ट्रैटेजी, राइट, अभी हमने ये देखा है कि अगर आज के टाइम में, एंड आई एम टॉकिंग इवन पर्सनली फॉर माई सेल्फ, क्योंकि स्मॉल कैप्स इतना दे आर सो वॉलेटाइल, मुझे लगता है कि मिड कैप में डाल देते हैं। मिड कैप इज़ लाइक अ मिड वे सोल्यूशन। ना तो आप यू आर जस्ट, आप इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं स्मॉल कैप्स के साथ ना। आई डू बिलीव कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी ऐसे सोच रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में नहीं डालते, मिड कैप्स में डाल देते हैं, राइट, ऑल थैंक्स टू द वॉलेटिलिटी। तो आप हमें ये बताइए कि मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को, लाइक अ लॉट ऑफ अस, आप क्या बोलना चाहेंगे? डर के आगे जीत है। I was actually kind of expecting this. नहीं, जेन्युइनली जेन्युइनली जैसे मैंने बोला कि सेंटिमेंट तो फेवर नहीं कर रहा है। मतलब मैं भी हाँ, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से नहीं होता या इतना डीपली नहीं ट्रैक करता, तो शायद इतना जी, न्यूज़ सुनते हैं हम लोग, इतना बाजार में उतार चढ़ाव देख के डर लगता। बट या, थोड़ी देर मैं अपना हैट हटा देता हूँ म्यूचुअल फंड सीईओ का या फंड जो हमारा लॉन्च हो रहा है, कि जेन्युइनली आप मतलब अभी तो क्या एआई सबके पास है। आप उसपे एक कमांड डालिए कि जब जब वॉर्स हुआ है हिस्टोरिकली, अगले 3 महीना, 6 महीना, 1 साल और 36 महीने का क्या परफॉर्मेंस रहा है। एवरी सिंगल ओके, टाइम नम्रता, वॉर्स या ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट अपॉर्चुनिटी ही बने हैं। बिकॉज जी, वॉर आज नहीं तो कल तो सॉल्व होगा ही ना। तो जब सॉल्व हुँ, होगा हुँ, या रेजोल्यूशन निकल के हुँ, आएगा, तो फिर हुँ, मार्केट क्या करता है, फिर मार्केट डर को दिमाग से निकाल देता है और वापस फिर फंडामेंटल्स पे आ जाता है कि यार क्या प्राइस अर्निंग जी, रेशियो है, अर्निंग्स आ रहा है कि नहीं हुँ, आ रहा है, कंपनी कैसा कर रहा है। फिर लगता है कि यार अरे हुँ, कंपनी इतना अच्छा कर रहा है, अर्निंग्स भी अच्छा दिख रहा है और प्राइस सस्ता है, हुँ, चलो वापस से बाइंग शुरू कर दो। तो पूरा का पूरा हुँ, मूड वापस से बायर्स का बन जाता है। जैसे जी, पेंडुलम में होता है ना, एक साइड जाता है फियर, हुँ, एक साइड जाता है ग्रीड, हाँ, पर हम भूल जाते हैं कि दोनों टाइम पेंडुलम वापस मिडल पॉइंट पे आता है, और वो बीच मिडल में आता है, पॉइंट इज अर्निंग्स ग्रोथ। हिस्ट्री पढ़िएगा आप, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अगर आप 20 साल 30 साल का, स्टॉक मार्केट का रिटर्न अर्निंग्स के बराबर है और अर्निंग्स का रिटर्न जीडीपी ग्रोथ के बराबर है। ओके, बीच में पेंडुलम जरूर आगे पीछे जाता है, इधर-उधर होता है, पर बी एक वापस तो मिडल पॉइंट पे आएगा ही आएगा, जिसे आप अर्निंग्स ग्रोथ बोलते हैं। ओके, तो अगर आप बहुत फियरफुल हो, ओके, ओके, प्लीज रिमेंबर इट विल गो बैक टू अर्निंग्स ग्रोथ। आज तो अर्निंग्स ग्रोथ ओके, 20-22% का दिख रहा है अगले 2-3 साल का स्मॉल कैप का। अगर बहुत फियरफुल है, अब सॉरी बहुत ग्रीडी है, तो भी हमें याद रखना चाहिए कि वापस आना है। इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से नम्रता, मेरे एक्सपीरियंस से तो ये है
कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आपने मिड कैप बोला, मिड कैप भी पोर्टफोलियो में हम्म होना चाहिए, स्मॉल कैप भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और गोल्ड भी होना चाहिए। आपका अगर हर एसेट क्लास है ना, तो एक हम्म, दूसरे को वो बैलेंस आउट करते रहते हैं। प्रॉब्लम होता है अगर मैं जी 100 का 100 रुपया स्मॉल कैप में डाल दूं या 100 का 100 मिड कैप में डाल हम्म दूं, वो गलत होगा। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से एडवाइस लीजिए हम्म किसी का और प्रॉपर एलोकेट कीजिए, बट डोंट मिस हम्म दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके 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 अभी आप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ही रहे हैं वैभव, तो आई थिंक थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। एज पर द न्यू सेबी मैंडेट, अब 35% ऑफ आर पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड या सिल्वर में भी डाला जा सकता है ऑफ एन इक्विटी फंड, राइट? तो आप किसी भी इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में अप टू 35% गोल्ड या सिल्वर भी डाल सकते हैं। जी जी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आई मीन, आपको क्या लगता है कि फंड्स जो हैं इन जनरल इसको कैसे यूज़ करेंगे टू मेक, क्योंकि हमने जब भी डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं हमेशा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वाज टॉपिंग द चार्ट, राइट? कि ठीक है, बस मल्टी एसेट में डाल दो एंड यू सॉर्टेड। लेकिन अब अगर इक्विटी फंड्स में भी मुझे गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन मिल रहा है, तो आप ये बताइए कि वो एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से अच्छा है या नहीं, एंड ऑल्सो फंड्स इसको कैसे यूज़ करेंगे? कि देखिए, जब आप हमें पैसा देते हैं मैनेज करने को किसी इक्विटी फंड में, तो बेसिकली आप हमें पैसा दे रहे हैं कि हम अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। तो हमारा जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो हमारा फोकस रहता है वो तो अच्छी कंपनीज को ढूंढने में रहता है। जहां तक जी गोल्ड की बात है ना नम्रता, मुझे लगता है कि गोल्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो हेजिंग का होता है, वो कि कुछ ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हुआ तो थोड़ा वॉलिटिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो एग्जैक्टली। उस हद तक 5% 7% अगर कोई फंड मैनेजर डाल रहा है, तो आई थिंक दैट इज वेरी नेचुरल एंड दैट इज वेरी गुड थिंग टू डू। बट क्योंकि ओके गोल्ड चलेगा इसलिए मैं इक्विटी कम डालूंगा और गोल्ड ज्यादा डालूंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई फंड मैनेजर यू नो इन अ नॉर्मल सिनेरियो ऐसा करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विटी मैनेज करने की है, इक्विटी में लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप जो भी मैंडेट है फंड का, उसमें अच्छी जी कंपनी ढूंढ के निवेश करने की, तो वो हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। बीच में कुछ ऐसे क्लासेस को ओके यूज किया जाएगा ओनली फॉर मे बी हेजिंग पर्पस या लिक्विडिटी हम्म पर्पस एंड ऑल दैट। पर मुझे नहीं लगता है कि ओके फोकस इक्विटी से कम होके ऐसा चला जाएगा कि भाई अभी इक्विटी बेचता हूँ गोल्ड ले ओके लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये आने वाला है, मोमेंटम आने वाला है। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा। ओके बट डू यू थिंक इससे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं जो एक कैटेगरी इन इट सेल्फ, राइट, जिसने बहुत अच्छा किया है ऑल थैंक्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द रीसेंट पास्ट, डू यू थिंक वो थोड़े इररेलेवेंट हो सकते हैं? नो नो नो, आई आई मीन, थिंक जस्ट दे योर विल, टेक ऑन इट। नो नो, दे विल कंटिन्यू ओके डूइंग वेरी वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक सॉल्यूशन प्रोडक्ट है ओके रादर देन एनी एसेट क्लास प्रोडक्ट। वो सॉल्यूशन प्रोडक्ट है, क्योंकि क्या होता है मल्टी एसेट हो बैफ हो, वो बहुत डायनामिक होते हैं, मतलब दे मूव की मूविंग बिटवीन मैनोवरिंग बिटवीन इक्विटी डेट गोल्ड सिल्वर वटेवर, और कुछ ना ओके कुछ साइंस होता है उसके पीछे। तो ये सब पूरे प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं ताकि सॉल्यूशन आपको दिया जा सके। तो सॉल्यूशन ओके ओके बेस्ड अगर किसी को इन्वेस्टिंग करनी है, तो मुझे लगता है बैफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड दे विल ऑल कंटिन्यू डूइंग वेल एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज। ओके 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 सो जस्ट कमिंग बैक टू स्मॉल कैप्स, राइट? आई मीन, मेरे एक दो सवाल और हैं, देन आई हैव सम क्वेश्चंस विच आर अबाउट यू, बट आई थिंक पहले स्मॉल कैप्स का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि इन द मार्केट, राइट, that reacts instantly to every single headline. Do you agree with me? मतलब एक एब्सोल्युटली। हेडलाइन आता है, मार्केट ऊपर नीचे होता है, राइट? आई मीन, इतना वॉलिटिलिटी हम आज के टाइम में देख रहे हैं बिकॉज विद एवरी हेडलाइन मार्केट्स रिएक्ट, राइट? एंड इसकी वजह से एज इन्वेस्टर्स वी रिएक्ट, एंड आप हमें जितना भी हम सब इन्वेस्टर्स को बोलने कि इतना यू शुड नॉट गेट इमोशनल विद योर मनी, हमें बहुत लॉजिकल होना चाहिए, लेकिन फिर भी लाइक यू सेड कि वी टेंड टू रिएक्ट टू एवरी मार्केट अप्स एंड डाउन्स। तो टेल मी वैभव कि लेट्स से कि इसकी वजह से देयर सडन आउटफ्लोज, राइट, रिटेल आउटफ्लोज हो रहे हैं आपके फंड में से, तो आप as a fund house, as a fund, as someone who's managing a big fund house, help us understand कि अगर आपने कोई हाई कन्विक्शन लॉन्ग टर्म पिक्स लिए हैं स्मॉल कैप में, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? वुड यू सेल इट? बिकॉज अब लिक्विडिटी चाहिए अगर रिटेल आउटफ्लोज हो रहे हैं तो। सो हाउ डू यू मैनेज ऐसा सिनारियो जहाँ पे रिटेल आउटफ्लो ज़्यादा हो रहे हैं? बहुत वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सी आई टेल यू, कंपाउंडिंग देखो सबने सुना राइट। कंपाउंडिंग हाँ
कंपाउंडिंग का नम्रता जो सबसे बड़ा रूल होता है ना, वो ये होता है कि नेवर डिस्टर्ब कंपाउंडिंग, और हम उसमें जी बहुत बिलीव रखते हैं। देखिए, हर फंड मैनेजर का स्टाइल अलग हो सकता है। मैं अपने अबैकस म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ या अबैकस ग्रुप की फिलॉसफी की बात करता हूँ। वी आर वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कंपनी अच्छा करती रहेगी तो मैं उसमें बना रहूंगा और लॉन्ग टर्म पार्टनर बनूंगा, ताकि वेल्थ जेन्युइनली कंपाउंड हो। या बिकॉज एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया या 2 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया या ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया जो बहुत न्यूज़ ड्रिवन है, तो हम रिएक्ट नहीं करते। ओनली अगर ओके कुछ फंडामेंटल डिटोरेशन होता है या कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राइस टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो गया, तब हम ज़रूर ओके स्टॉक्स को सेल करके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी में जाते हैं। बट क्योंकि एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है या न्यूज़ इधर-उधर हो गई और स्टॉक बेच दो, वापस आ जाओ, वो नहीं करते हैं। बिकॉज़ जब आप स्टॉक बेचते हो, तो आपको 2 डिसीजन लेना पड़ता है। एक तो बेचना और एक वापस से वापस आना। जब आप बने रहते हो जी तो आपको एक ही डिसीजन लेना है कि अच्छी कंपनी लो और बने रहो। हम वी आर फर्म बिलीवर ऑफ कंपाउंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट, बट वी आल्सो रियलाइज दैट कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप व्हेन यू स्टे पुट। हम हमारे इंटरनल चेक्स, मैनेजमेंट मीटिंग्स, द बैलेंस शीट्स वो रेगुलर स्टडी करते हैं। इनफैक्ट आप अबैकस का अगर आप टैगलाइन भी पढ़ेंगे, वो है बिलीव इन द बेसिक्स। तो हम लोग बहुत बेसिक्स राइट में जाकर कंपनी को स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट्स को स्टडी करते हैं, मार्केट चेक्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेक्स करते हैं ओके उनका। वो सब एनालिसिस के बाद ही किसी कंपनी में निवेश करते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी ओके बोलना चाहता हूँ कि फंड मैनेजर को निम्बल भी बहुत होना चाहिए। तो हम लोग निम्बल भी हैं। कभी-कभी क्या होता है कि आप फंडामेंटल कंपनी अच्छी खरीदते हो, बट कुछ 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 ऐसा भी होता है कि डिसीजन गलत हो जाता है फॉर सम रीजन, या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है कि देयर इज अ रीजन टू सेल। तो उस टाइम पे हम लोग ईगो बीच में नहीं लेके आते हैं कि बॉस ये कंपनी को मैं ढूंढ के लाया, तो तब तक बना रहूंगा जब तक वो स्टॉक चलता नहीं है। इफ वी हैव बॉट अ जी कंपनी, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग फंडामेंटली, वी विल सेल एंड मूव आउट। बट अगर कुछ ओके फंडामेंटल गलत नहीं गया है या प्राइस टारगेट्स नहीं हुए हैं पूरे, तो बहुत लंबा भी हम लोग बैठेंगे। एंड दैट इज हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। ओके वेल्थ श्योर इज क्रिएटेड थ्रू ओके पार्टनरशिप। ओके एंड जैसे मैंने बोला, कंपाउंडिंग का रूल होता है कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं करना। ओके ओके गुड सो वैभव एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ बिकॉज यू मेंशन दैट वर्ड एक इन्वेस्टर को स्मॉल कैप फंड्स में उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन कितना होना चाहिए एंड एक स्मॉल कैप फंड से हम कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म में भी बट टेल अस कि देखिए, मैं कितना रिटर्न मेरा हॉराइजन, रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए जी, मैं बताता हूँ। हॉराइजन तो देखिए कम से कम 5-7 साल का होना चाहिए, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में ही कंपनीज़ ग्रो करती हैं, कंज्यूमर बढ़ते हैं, उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है और आप उनकी ग्रोथ के साथ आप भी ग्रो करते हो। जी कितना रिटर्न बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल, बट देखिए, अगर नॉर्मल जीडीपी अगर 11-12% पे ग्रो कर रही है, तो मुझे लगता है स्मॉल कैप्स की कैपेबिलिटी होती है 14-15% पे ग्रो करना। और अगर वो कंपनीज़ उस ओके दर पे ग्रो कर रही हैं, तो उतना रिटर्न भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं नंबर नहीं बोल सकता हूँ, बट जैसे मैंने बोला ना कि सबको ये याद रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न इज इक्वल टू अर्निंग ग्रोथ इज इक्वल टू जीडीपी ग्रोथ। स्मॉल कैप कंपनी थोड़ा जीडीपी को ज्यादा आउट परफॉर्म करती है, क्योंकि छोटी कंपनी होती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है। तो दैट इज व्हाट वी नीड जी टू कीप इन माइंड। जी ओके 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 सो एक और लास्ट क्वेश्चन अराउंड स्मॉल कैप्स देन आई हैव सम अदर क्वेश्चंस फॉर यू लेकिन स्मॉल कैप से रिलेटेड आप ये बताइए कि ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने स्मॉल कैप में एक्चुअली लॉसेस बनाए हैं लेट्स से दे इन्वेस्ट इन अ स्मॉल कैप फंड उनको लॉसेस हुए हैं एंड ऐसे इन्वेस्टर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे व्हाट वुड बी योर जस्ट आप उनको क्या बोलना चाहेंगे अगर उनका पैसा डूबा है स्मॉल कैप्स की वजह से देखिए, अगर कोई स्मॉल कैप में किसी ने लॉसेस बनाया, तो मैं अनुमान करता हूँ कि वो पिछले 15-18 महीने में ही एंटर हुए होंगे, क्योंकि तीन ओके चार साल का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है अभी भी। कोई अगर 14-15 महीने पहले ही आया, तो बहुत शॉर्ट हॉराइजन है अभी, कि उनका रिटर्न नेगेटिव दिखा रहा होगा। सो उनको तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि उनको बने रहना चाहिए अगले 3-5 साल के लिए। एनी हाउ बाजार डाउन है, मतलब लेट देम राइड थ्रू दिस। एक बार सब करेक्शन हो जाए, न्यूज का, मार्केट्स वापस से रिकवर कर जाए, देन दे कैन
still look at. But बने रहने में ज्यादा समझदारी है, rather than अभी मैं निकल जाऊं वापस आऊं, कभी भी नहीं होता है हम्म वो। नम्रता, मतलब मेरे को इतने साल हो गए, आपको भी कितने साल हो गए, अम, मेरे को तो आज तक कोई नहीं मिला है जिसने परफेक्ट टाइमिंग किया हो, कब निकलना है कब डालना है, हम्म भगवान को छोड़ के। तो आप और ओके मैं तो नहीं कर ओके सकते हैं। तो अगर लॉसेस ओके हैं, मतलब आप अभी आए हैं 1 डेढ़ साल पहले, दीजिए टाइम, दीजिए बाजार को, 3 साल 5 साल ओके 7 साल। हैव फेथ इन योर इकोनॉमी, कंट्री ग्रो करेगी, आपकी कंपनीज ग्रो करेंगी। अच्छा फंड मैनेजर आपने चूज किया हुआ है तो वो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएगा, और आप, आई मीन, यू विल डू वेल। तो ओके ओके मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बने रहना चाहिए। Okay, okay. So Vaibhav, now coming to your personal investment journey, okay? तो आप पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी investing journey कब से शुरू हुई? Like at what age did you start investing? And it could really be anything. ज़रूरी नहीं कि आपने श्योर equity श्योर। से investment शुरू किया हो, but just tell us आपकी investment journey कैसी रही है in the last maybe whatever number of years of that you've been investing. नम्रता, मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, बिकॉज जब मैंने पढ़ाई खत्म किया, मैंने तो जॉब ही म्यूचुअल फंड में शुरू किया, तो बहुत जल्दी मेरे अच्छा करियर में हम्म इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ गया था, म्यूचुअल फंड्स आ गए थे। तो बाय गॉड्स ग्रेस, हम्म जैसे ही मैंने जॉब शुरू किया, मेरा एसआईपीस तब से ही शुरू शुरू हो हो गया। गया था तब चेक दे के हम लोग एसआईपीस करते थे, धीरे धीरे। and कितने साल हो गए इसको 2001 आई स्टार्टेड, तो 25 साल हो गए। 25 25 साल साल से you've been doing आई हैव बीन SIPs okay इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट, हम्म जैसे मैंने बोला, आई बीन वेरी लकी कि बहुत जल्दी म्यूचुअल फंड्स में आ गया। करियर के स्टार्टिंग ही मेरा म्यूचुअल फंड्स में हुआ, और उतने लंबे समय तक मैं बैठा रहा, तो मुझे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जेन्युइनली नजर आया है। एक गलती मैंने हम्म भी की थी लाइफ में, ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करता। जैसे 2008 में मेरे से बहुत गलती हुई हम्म थी, मैंने न्यूज पे रिएक्ट कर दिया था। एक, हाँ शायद 8 या 9 जनवरी की बात है, जिस दिन सब प्राइम क्राइसिस का पहला फॉल आया। और तब मैं इतना हुँ, डर गया, क्योंकि क्या होता है ना, हर इंसान का एक ग्रोइंग स्टेज होता है, और मैं भी तब पैसे जोड़ रहा था, फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। आई गॉट मैरिड बाय दैट टाइम। तो मुझे ऐसा लगा, हुँ, यार ये सब प्राइम क्राइसिस तो सब कुछ खत्म कर देगा, ले डूबेगा। फिर मेरे को तो फ्यूचर को भी देखना है, शादी भी हो गई है। हुँ, सो मैंने हाँ, पैसा सब निकाल दिया 2008 जनवरी में, ओके, ओनली वॉव! बिकॉज आई ओके, रिएक्टेड टू सो सो मेनी न्यूज अराउंड। तब तो हुँ, क्या, इतना इन्फॉर्मेशन फ्लो भी नहीं होता था। जैसे आज तो आप एआई में ढूंढ लो, या ट्विटर पे जाके कुछ पढ़ लो, या कहीं और जाके पढ़ लो, हाँ, इन्फॉर्मेशन का आज हुँ, भरमार है। उस टाइम पे तो या तो न्यूज टीवी लगा दो, या किसी से सुन लिया, या कभी अखबार में कुछ पढ़ लिया, तो बहुत लिमिटेड ट्रू, इन्फॉर्मेशन था। इसलिए ज्यादा भी इंसान डरता था, क्योंकि उतना ज्ञान मिला नहीं लोगों से कि हिस्ट्री क्या बोलती है, ऐसे में क्या होगा, इकोनॉमिक्स कैसे काम करेगा। तो बहुत रिएक्ट कर दिया मैंने। सो ट्रू, आई विड्रू मनी। Thankfully, 6 7 हुँ। months I came back into equity markets. बट आई थिंक अगर मैं बने रहता तो मेरा कंपाउंडिंग डिस्टर्ब नहीं होता कभी भी। लेकिन आप व्हेन यू केम बैक आल्सो यू केम बैक एट लाइक द रॉक बॉटम, राइट? क्योंकि आई तो थिंक इट वाज दिसंबर 2008 नॉट, तक मार्केट काफ़ी गिर गई थी। या सो, या तो मतलब डाउन एकदम रॉक बॉटम तो नहीं था, बट यस, बने रहता तो ज्यादा कंपाउंड करता पैसा। ज़्यादा for sure. Okay. All right. Okay. So, tell us. Okay, just one more question. If या I hope you प्लीज। can answer this for us. ऐसे कौन से equity funds हैं apart from your own that you admire the most? तो आपके पोर्टफोलियो में शायद वो नहीं हो, लेकिन ऐसे वो कौन से फंड्स हैं जो आप रियली आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं एंड Sure. व्हाई? Oh, yeah. So see, I'm a big fan of Ito Capital. एक तो मैंने वहाँ काम किया, तो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए काफी अच्छा समझ में आता है। आई थिंक जो फोकस है वहाँ पर, ओके। चाहे वो प्रशांत खेमका हो, हम्म रमेश मंत्री हो, आशीष हो, आई थिंक दे आर वेरी वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली, और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग टीम है। बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत ओके। करते हैं। तो वाइटो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे personally I am also invested in Franklin Templeton. I think they have also हम्म been very very consistent with what they think and what they do. ओके Third, I am also ओके invested in DSP, and ओके one of the reasons is that I admire Kalpain's thought process. I think I've always looked up to him. He's also a great management guy who has been very very investor
friendly, focused. His investment team is Yeah. also quite good. Yeah. So these 2-3 funds are part of my portfolios. ओके, ओके। अब एक्चुअली मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि आपके पोर्टफोलियो में कौन-कौन से फंड्स हैं? सभी। एटलीस्ट आपने फंड हाउसेस तो बता दिए। ओके। एंड सी मेरा तो 85 80 नहीं सॉरी 90% इज ऑल इक्विटी टिल नाउ। अच्छा। आई वाओ! आई ओके। एम आई एम प्योर इक्विटी गाय। ओह! ओके, थोड़ा ओके। now I've started investing in some arbitrage and debt because my kids are growing. तो किसी का कॉलेज का फीस आ रहा है, किसी का स्कूल का फीस आ रहा है, so I have to plan that. श्योर। But beyond that, requirements, everything is equity. ओके, ओके। लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन वैभव। अगर आप करंटली जो काम कर रहे हैं, यू आर हेडिंग अ फंड हाउस, अगर आप वो ना कर रहे होते, तो आपका अल्टरनेट करियर चॉइस क्या होता? You know, सरप्राइजिंगली ये 2 या 3 साल पहले मुझे रियलाइज हुआ। आज तक मैंने सोचा नहीं था, पर 2-3 साल से मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आई कुड हैव बिकम अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज मुझे पर्सनली इकोनॉमिक्स इतना ओह! पसंद है, मैक्रो हो, हुँ। माइक्रो हो, that I was So you always. like geopolitics also a lot? So Yeah, you love geopolitics I as well? read about geopolitics, but I love economics as a concept, and both macro and Okay. micro. उससे पहले भी बहुत पसंद था, पर 2-3 साल से ऐसा लग रहा है कि थैंक्स टू एक्सपीरियंस या व्हाटएवर, ये एक ऐसा हुँ। प्रोफेशन है जो मैं कर सकता था अगर म्यूचुअल फंड नहीं ज्वाइन किया होता। बट आई एम वेरी हैप्पी विद वेयर आई एम इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री ओके, एंड ऑल दैट, दैट्स आल्सो ब्रिलियंट। बट हाँ, अगर ऑल्टरनेटिव तो इकोनॉमिक्स ओके, पढ़ाने का इच्छा था। ओके। मेबी यू कैन डू दैट आफ्टर यू रिटायर, राइट? ये आपका पोस्ट रिटायरमेंट प्लान भी हो सकता है। नो हार्म। सी रिटायरमेंट पे मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान रिटायर होता नहीं है, काम चेंज हो जाता है। बट श्योर। but हाँ, yeah, दैट्स व्हाट आई एम if सेइंग कि आप काम someday, करेंगे। someday if I have to do something else and not a CEO of हुँ। a mutual fund, then absolutely. ओके। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ना, आपने 2008 के बारे में बोला कि आपने अपना सारा पैसा निकाल लिया था इक्विटी से। उसके अलावा इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में चेंज करना चाहोगे वैभव? Not exactly. So I think at right time I also invested in real estate. It is not that entire money was in equity. तो हुँ। I also have, ठीक है, हाँ, जो कैश पोर्टफोलियो वो पूरा 80-90% के करीब इक्विटी होगा। बट टोटल ओके, पोर्टफोलियो की बात करूँ, देन आई हैव इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट आल्सो, ओके। एंड आई थिंक दैट हैज डन वेल। गोइंग फॉरवर्ड, I don't think I will be buying more real estate because I have had enough in terms of requirements. I think beyond requirement तो हुँ। शायद नहीं लूंगा. But I think I ओके, will continue doing equity for longer period of time. Uh, but yes, as I age, maybe I will add more debt, more arbitrage, some multi-asset श्योर। allocation funds. But हुँ, हुँ। I'm also cognizant that, say, if I change my job or change my profession, जो आपने retirement बोला, at 60 हुँ, years, and if say I live हुँ, another 20-30 years, I will need to have हुँ। equity because 30 साल भी inflation को beat करना है ना, तो equity तो इन्फ्लेशन रखना को बीट पड़ेगा। करना पड़ेगा। इक्विटी तो रखना पड़ेगा, श्योर, धीरे धीरे कंपोनेंट कम हो जाएगा, थोड़ा फिक्स इनकम बढ़ श्योर। जाएगा, आर्बिट्राज बढ़ जाएगा, या मे बी सम गोल्ड एंड ऑल दैट विल गेट एडेड, सो दैट विल हैपन, ओके। आई मीन एज आई एज। बट अभी अगले हुँ, 15 हुँ। साल 20 साल तो मुझे नहीं लगता कि मैं अग्रेसिव से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जाऊंगा। आई विल ओके, स्टे एन अग्रेसिव इन्वेस्टर। ओके। Okay, so we're just reaching the fag end of our conversation. So just last one or two questions. So सबसे ठीक। पहले तो आप ये बताइए कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए just as a summary of everything we've discussed, आपको क्या लगता है वैभव, having worked in this industry for 25 years now as you said, ऐसे क्या गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स करते हैं जिसकी वजह से शायद उनको काफ़ी वेल्थ, दे प्रॉब्ली इट कॉस्ट देम अ लॉट ऑफ वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। तो ऐसी वो क्या गलतियां होती हैं जो आप मे बी जस्ट पॉइंट आउट राइट नाउ, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए कि अगर मैं भी ये गलती कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए? श्योर। सो 2-3 चीजें बोलूंगा। एक तो जैसे मैंने बोला कि मैंने अपनी गलती बताई कि न्यूज को बहुत रिएक्ट करते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग पीपल शुड डेफिनेटली इग्नोर। न्यूज या। बेस पे ना खरीदे ना बेचे। आप आपका हुँ, रिसर्च कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, वो सब सॉल्यूशन होता है, बट न्यूज पे खरीदा बेचना नहीं चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि
ऑप्टिमिस्टिक्स लोग पैसा बनाते हैं, तो one should be very optimistic about the country where they are born and they are living. I think you bet on India rather than bet on market. If India grows, market. it will get reflected in your portfolios also. So be very, very optimistic, and optimist Yeah. people only make money. Third, it is very important, नम्रता, खुद को पहचानना. अभी फॉर एग्जाम्पल वॉलिटिलिटी को आप एक नजरिए से देख सकते हो, मैं एक नजरिए से देख सकता हूँ. अगर आप खुद को समझते हो ना कि आप कितना वॉलिटिलिटी सहन कर सकते हो, उसके हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कीजिए, कितना इक्विटी लेना है, कितना डेट लेना है. यू विल नेवर गो रॉन्ग. प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम पैसा लगाते हैं ना, बाजार आज ऊपर है तो मैंने 100 रुपए डाल दिया सपोज, ये सोच के कि बाजार ऊपर जाता रहेगा. अगले दिन बाजार गिरा 10%, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू मूव आउट. आई मतलब जिसका भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि बॉस 10% गिर गया. अभी उसमें मार्केट तो ऐसे ही काम करता है, कभी ऊपर कभी नीचे. आपको खुद को पता होना चाहिए कि अगर 10% गिरेगा तो मैं रिएक्ट करूंगा. अगर मैं 10% गिरने पे रिएक्ट करता हूँ तो मुझे 100 रुपए वैसे भी नहीं डालना चाहिए. तो अगर आप खुद को समझते हैं, आपका टाइम होराइजन समझते हैं, तो जस्ट गो फुल थ्रॉटल. नेवर एवर थिंक दैट, क्या होता है ना, लोग सोचते बहुत है, डिसीजंस बहुत डिले करते हैं. दैट इज समथिंग which hampers. I think these two three मुझे things are लगता है कि important. मुझे लगता है कि हर इंसान को ना अपना लिमिट टेस्ट करना चाहिए. जैसे हम इन एवरी एस्पेक्ट वी ट्राई टू टेस्ट आवर लिमिट, राइट? चाहे वो फिजिकली हो, अगर हम कुछ फिटनेस कर रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं कि अच्छा अगर मैं अभी इतना उठा पा रही हूँ तो कैन आई लिफ्ट हायर, लिफ्ट बिगर. Absolutely. सिमिलरली आई थिंक इन्वेस्टमेंट में भी ना, अगर हमें लगता है कि हम इतना रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो थोड़ा और Absolutely. ज्यादा डालना चाहिए जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ. Absolutely. So knowing self, जिसको रिस्क एपेटाइट बोला जाता है इंग्लिश में, कि आप कितना रिस्क एपेटाइट लेते हो, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है, तो एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो अलाइन हो जाएगा विद योर रिस्क एपेटाइट, योर टाइम होराइजन एंड योर एक्सपेक्टेड गोल्स. देन इट विल बी इजियर. Okay. So cool. Just one last question, Vaibhav. I know I've taken too much of your time. No, pleasure. ऐसी कौन सी गलतियां हैं and what are your learnings from equity markets? Not just as an investor, वो of course आपने हमें already बताया, but just as a professional as well, as someone who's been part of this space. आपको क्या लगता है कि आपने ऐसी क्या गलतियां करी, उनसे क्या सीख मिली है जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे? As an investor myself? As an investor, and I know you've not actively managed funds, lekin do you think professionally also, at the workspace, do you think there could have been some mistakes investment related जो शायद आप better कर पाते? सी, देखिए, मैंने तो फंड कभी मैनेज नहीं किए, बट हाँ, जैसे मैंने अपनी गलती बोली कि मैं न्यूज बेस डिसीजन लिए 2008 में, जिसके जिसके कारण मेरा कंपाउंडिंग शायद थोड़ी देर डिस्टर्ब हुआ. बट वैसे इन जनरल इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब कुछ फंड मैनेजर्स या जो भी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, जब भी कोई बायसनेस या फैक्टर इन्वेस्टिंग आ जाती है, तब मैंने देखा है कि वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है. बिकॉज क्या होता है कि जब तक तो फैक्टर अच्छा कर रहा है, तब तक तो यू आर टॉपिंग द चार्ट्स, और जैसे वो फैक्टर या बायस आउट ऑफ ट्रेंड गया, आउट ऑफ फैशन गया, देन यू एकदम कम टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड. आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, आई मीन इन्वेस्टर्स, कि क्या वो कोई मोमेंटम बाय कर रहे हैं, कोई थीम बाय कर रहे हैं, कोई फैक्टर बाय कर रहे हैं, देन दे हैव टू कीप इन माइंड कि जब तक तो वो फैक्टर अच्छा कर रहा है, या वो जो भी बायसनेस है, या मोमेंटम हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब तक तो यू विल डू वेल. बट क्या होता है, ऐसे पोर्टफोलियो में नम्रता ऑसिलेशन बहुत होती है, उतार चढ़ाव. सो दैट इज समथिंग विच पीपल नीड टू कीप इन माइंड कि वो क्या खरीद रहे हैं. अगर इफ दे आर बाइंग अ पर्टिकुलर बायस, पर्टिकुलर फैक्टर, देन दे विल हैव टू बी रेडी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फैक्टर एकदम आउट ऑफ ट्रेंड जा सकता है, एंड देयरफॉर ऑसिलेशन विल बी मच हायर. Okay. Sure. Thank you so much, Vaibhav. I think it was very nice, and we had a great conversation. हमने I think small caps के बारे में बहुत discuss किया. Questions जो शायद हम not the basic question. I think we had some good conversation around small caps. So thank you so Thanks much. to you for It was asking wonderful connecting with you again. Thanks to you for inviting me and asking such relevant questions.
No problem. Thank you so much, Vaibhav. Thank We are you. definitely getting you back, maybe with a different theme next time, but Oh, that would be we my hope to pleasure. get you back soon. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Thank you. investing. Thanks. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Vaibhav. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी हमने मिस्टर वैभव के साथ डिस्कस किया मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर वैभव से पूछा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या होता है. मिस्टर वैभव सेज कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर. सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे ईरान यूएस वॉर चल रहा है तो इस समय में आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम अगर आपका रिस्क टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है तो आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं. हाउएवर अगर आप लमसम में इन्वेस्ट अभी कर सकते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट्स शायद एक साल में रिकवर हो जाए एंड यू कुड मेक डिसेंट रिटर्न्स क्योंकि अभी जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन एज मेंशन. या तो आप स्टैगर तरीके से अभी कर सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है और अगर थोड़ा ज्यादा है तो आप लमसम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर वैभव से पूछा कि एक जो स्मॉल कैप फंड मैनेजर होते हैं उनके क्या कुछ स्पेशल ट्रेड्स होते हैं. एंड मिस्टर वैभव सेज कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो जनरली अपना करियर दे स्टार्ट एज अ रिसर्च एनालिस्ट और फिर दे मूव अप द लैडर. तो ऐसा हो सकता है कि एक लार्ज कैप जो फंड मैनेजर हैं वो एज अ रिसर्च एनालिस्ट उन्होंने बहुत सारी मिड और स्मॉल कैप कंपनीज पे भी रिसर्च करी हो. सो ये ज़रूरी नहीं है कि एक कैटेगरी ऑफ फंड मैनेजर्स को और कैटेगरीज का एक्सपोजर नहीं होता है. तो एक इक्विटी फंड मैनेजर किसी भी तरीके के फंड्स को मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज, बी इट लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, मल्टी कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स. फिर हमने मिस्टर वैभव से पूछा कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो अभी स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको वो क्या बोलना चाहेंगे बिकॉज अभी ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स आर नॉट वेरी ग्रेट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप्स. तो मिस्टर वैभव सेज कि स्मॉल कैप्स को लेके सेंटिमेंट्स अभी स्मॉल कैप के फेवर में नहीं है, लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखें तो डेफिनेटली वो स्मॉल कैप के फेवर में इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ही सेज कि अगर आप कोई भी पास में वॉर देखिए तो उसके बाद स्मॉल कैप की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है. द की इज अर्निंग्स ग्रोथ. तो ही सेज कि स्मॉल कैप फंड्स विल इवेंचुअली बाउंस बैक. लेकिन ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर आपको अपने पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट असेट क्लासेस जिससे कि वॉलेटिलिटी जो है वो उतनी मतलब आपके पोर्टफोलियो में उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो. योर पोर्टफोलियो इज प्रोटेक्टेड बट एट द सेम टाइम जो अभी स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए. फिर हमने मिस्टर वैभव से पूछा कि एज़ पर द न्यू सेबी मैंडेट जो इक्विटी फंड्स हैं उसमें 35% तक गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन भी दिया जा सकता है. तो फंड मैनेजर इस सिनारियो में क्या करेंगे. सो मिस्टर वैभव सेज कि आइडियली जो इक्विटी फंड्स होते हैं उनमें ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली स्टॉक्स में ही डाला जाता है एंड इक्विटी फंड मैनेजर्स विल फॉलो दैट मैंडेट. आप गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा पैसा ऑफकोर्स डाल सकते हैं बिकॉज वो आपको हेजिंग में हेल्प करता है या लिक्विडिटी में हेल्प करता है. बट जो भी इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स करेंगे विल बी एज पर द इन्वेस्टमेंट मैंडेट. फिर हमने मिस्टर वैभव से पूछा कि एक जो फंड मैनेजर होते हैं अगर उन्होंने किसी लॉन्ग टर्म हाई कन्विक्शन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो ऐसे समय में जब रिटेल आउटफ्लो हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए. सो मिस्टर वैभव सेज कि आइडियली स्पीकिंग आपको जो है कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. सो लॉजिकली स्पीकिंग अगर आपको कन्विक्शन है एज अ फंड मैनेजर कि आपने सही कंपनीज पिक करी हैं, उनकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आपको सो ऑब्वियसली फंड मैनेजर्स वुड नॉट रियली डू एनीथिंग, दे विल स्टे पुट. क्योंकि जब आप स्मॉल कैप्स में व्हेन यू स्टे पुट तभी आपको जो उसका ट्रू बेनिफिट मिलता है. अब ऑफ कोर्स रीज़न क्या हो सकता है बेचने का. ही सेज कि एक जो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वो ये है कि फंडामेंटली जो है कंपनी में कुछ गलत हो रहा है. तो अगर फंडामेंटल्स में चेंज हो रहा है तो आपको अपनी ईगो को भी अलग रख के उस स्टॉक को बेचना चाहिए. फिर हमने मिस्टर वैभव से पूछा कि स्मॉल कैप फंड्स का इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर के लिए टाइम होराइजन क्या होना चाहिए और कितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मिस्टर वैभव सेज कि आपको जो है अपने स्मॉल कैप फंड्स में कम से कम 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो करीब 14 से 15% तक होना चाहिए क्योंकि ये इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होती है. फिर हमने मिस्टर वैभव से उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बात करी एंड व्हेन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. तो मिस्टर वैभव सेज कि वो काफ़ी लकी थे कि उन्होंने अपना करियर जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से शुरू किया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी SIPs 25 साल पहले शुरू करी और कंपाउंडिंग का काफ़ी बेनिफिट उठाया. बट ही ऑल्सो सेज कि उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती भी करी कि जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उन्होंने अपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाए. सो उनका वो कंपाउंडिंग ब्रेक हो गया. बट ऑफ कोर्स ही केम बैक इनटू द मार्केट 6 to 7 months लेटर.
तो या सो दैट वाज हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी दैट ही स्पोक अबाउट. फिर हमने मिस्टर वैभव से उनके फेवरेट फंड्स के बारे में या फंड हाउसेस के बारे में डिस्कस किया. एंड मिस्टर वैभव सेज कि उनको जो है व्हाइट ओक कैपिटल AMC बहुत अच्छी लगती है. ही इज वर्क देयर बट एंड ही रियली लाइक्स द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ऑफ दैट कंपनी. उन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फंड्स में और DSP के फंड्स में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है. He also says कि उनको जो DSP के CEO हैं which is Mr. Kalpen Parekh, he is a big admirer of Mr. Kalpen. And yeah, so he says कि उनका जो 90% पोर्टफोलियो है वो equities में है. थोड़ा बहुत उन्होंने arbitrage funds या debt funds में रखा हुआ है just to manage some form of स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल्स. फिर हमने मिस्टर वैभव से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम एक्विटीज. एंड ही सेज कि आपको जो मार्केट नॉइज है उसको इग्नोर करना चाहिए एंड यू शुड जस्ट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट. ही सेज कि इंडियन इकोनॉमी को लेके यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो वो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट करेगा. एंड ही सेज कि आइडियली यू शुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ एज एन इन्वेस्टर. आपको अपने आप को ज़्यादा समझना चाहिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है एंड आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, और उसके हिसाब से देन यू कैन मैनेज योर असेट एलोकेशन और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं, कितनी वॉलेटिलिटी मैनेज कर सकते हैं इन योर ओन पोर्टफोलियो. ही आल्सो सेज कि कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिले नहीं करना चाहिए. So that was about in this particular episode, guys. Thank you so much for watching. I do hope all of you had a great learning experience. Please do like this video, share it with everyone. And please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.